नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे कैसे हमारा ब्रह्मांड आगे बढ़ा, गैलेक्सियां कैसे बनी, नेबुला कैसे बनी, इन सब के बारे में हमने आपको बताया था। क्योंकि ये सीरीज हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि एक तारे का जन्म कैसे होता है। बिना देर किए चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, शुरुआत करते हैं। दर्शकों, ये हमारा आज का मुद्दा रहेगा। अगर इसकी हिंदी लिखूं, तारों का जन्म और विकास। दर्शकों, चूंकि ये टॉपिक काफी लंबा है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको कम से कम शब्दों में मैं इसकी जानकारी दे सकूं। वीडियो आपको अंत तक देखना है। जो भी पढ़ाऊंगा वो टू द पॉइंट रहेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न कहां से आते हैं आपको ये ध्यान देना है। शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी तारे का जन्म की शुरुआत होती है स्टेलर नेबुला से। ये सब आया है, थोड़ा इसको समझते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद जब गैलेक्सियां बनी तो गैलेक्सी में हाइड्रोजन के बादल इकट्ठे होते हैं। हाइड्रोजन के बादल इकट्ठे होते हैं और धीरे धीरे एक पिंड के रूप में बनना शुरू करते हैं। वही स्थिति स्टेलर नेबुला कहलाती है। यानी कि स्टेलर नेबुला को हम अगर कहें तो ऐसा कहें कि ये हाइड्रोजन गैसों का एक समूह है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। स्टेलर नेबुला के बाद बनता है हमारा प्रोटोस्टार। इसको हम आदि तारा कहते हैं। समझते हैं इसको, यह है क्या है। हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे पेड़ के रूप में इकट्ठा हो रहा है तो उनके बीच अणुओं और परमाणुओं की टक्कर बहुत तेजी के साथ होने लगती है, जिससे उनके केंद्रीय भाग का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो अब उनके हीलियम, माफ कीजिएगा, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। वो स्थिति प्रोटोस्टार कहलाती है। और जब यही आदि तारा एक बड़े तारे का आकार ले लेता है, उसमें से प्रकाश और ज्यादा निकलने लगता है, हाइड्रोजन के नाभिक एक दूसरे से मिल करके हीलियम का निर्माण करने लगते हैं, यह स्थिति कहलाती है तारा, स्टार। तो दोस्तों, इस प्रकार हमें समझ में आया कि आखिर तारा होता क्या है। क्योंकि दोस्तों एक बात और हम आपको बता दें ये स्टार के बारे में। हमने आपको बताया था कि शुरू में गैस इकट्ठा होती है, वो प्रक्रिया आगे चलकर स्टार का निर्माण करती है। तो हम आपको फिगर के माध्यम से थोड़ा समझा रहे हैं। ये गैस है जो कि इकट्ठा होकर एक स्टार का निर्माण कर रही है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इनको लगातार आपस में संगठित करेगा और ये पिंड छोटा होता चला जाएगा। लेकिन केंद्र में सबसे ज्यादा संलयन की प्रक्रिया होती है। हाइड्रोजन मिल करके हीलियम यहीं पर बनाते हैं, जिसके वजह से इसके केंद्र में एक दाब उत्पन्न हो जाता है।
और इस दाब का और इस गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में जो नियंत्रण है वो अरबों वर्ष तक बना रहता है, यानी संतुलन इनका अरबों वर्षों तक बना रहता है, जिससे कि तारे की स्थिति हमेशा वही बरकरार रहती है। दोस्तों अगर ऐसा ना होता कि ये नाभिक में दबाव पड़ता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर संलयन क्रिया हो रही है तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और अगर यहाँ पे दबाव बनता ही नहीं, एनर्जी बनती ही नहीं, तो तारा अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने उत्पत्ति के आधे घंटे के अंदर ही सिमट कर खत्म हो जाता है। ये खास बात है तारों के बारे में, क्योंकि इससे प्रश्न एग्जाम में उतने याद आते हैं नहीं, तो केवल मैंने आपको आपके समझने के लिए बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो ही तारों की उत्पत्ति के बारे में। अब हम समझते हैं कि तारों का विकास कैसे होता है, उनका अंत कैसे होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, तारों का जो अंत है वो उनके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कैसे, थोड़ा समझते हैं। अगर कोई तारा, इससे पहले मैं आपको एक फिगर बना दे रहा हूं, थोड़ा उसको समझिएगा। ये स्टेलर नेबुला, जब इससे तारा बना तो एक एवरेज स्टार बना और मासिक स्टार, यानी एक छोटा तारा यानी साधारण आकार का और एक काफी बड़ा तारा। ये बनता है रेड सुपरजेंट, माफ कीजिएगा रेड जेंट। और ये मासिक स्टार बनेगा रेड सुपरजेंट। रेड जेंट आगे कन्वर्ट होगा व्हाइट डॉर्क में, और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक डॉर्क। इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं मैं। रेड सुपरजेट में सुपरनोवा विस्फोट होता है, और ये इसका अंत दो तरीके से होता है। देखिए, एक न्यूट्रॉन स्टार, दूसरा ब्लैक होल। क्योंकि इन सारे पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सुपरनोवा है, ब्लैक होल है। एग्जाम में प्रश्न हमेशा ब्लैक होल से आते रहते हैं। आप एग्जाम किसी भी लेवल का दीजिए, ब्लैक होल से प्रश्न आते रहते हैं। तो मेरा ज्यादातर ध्यान ब्लैक होल पर ही रहेगा, ताकि मैं ये आपको अच्छे से समझा पाऊं। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा जरूर करूंगा। देखिए आगे कैसे। दोस्तों, एक एवरेज स्टार यानी मध्यम आकार का तारा जब अपने जीवन के अंत समय में आता है, तो इसके केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो चुका रहता है, जिसके वजह से इसका केंद्र और भी ज्यादा सघन हो जाता है। लेकिन इसके बाहर आवरण पे अभी हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती रहती है, लेकिन एनर्जी की मात्रा चूंकि कम रहती है, तो इस तरह ये लाल रंग का दिखाई देता है और आकार में काफी बड़ा हो जाता है। इसलिए हम इसको अब बोलते हैं रेड जेंट। आगे क्या होता है कि जो उसका केंद्रीय भाग है वह तो बचा रह जाता है, लेकिन कुछ हजार साल बाद उसका बाहरी आवरण इस रेड जेंट यानी लाल रक्त दानव तारा जिसको बोलते हैं का बाहरी आवरण ब्रह्मांड में गुम हो जाता है, और हम बचे भाग को
व्हाइट डॉर्फ बोलते हैं, यानी सफेद बौना तारा। ये प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपको अच्छे तरीके से इन सारी चीजों पर ध्यान देना है। आगे समय बीतता है, व्हाइट डॉर्फ में बचा हीलियम अब धीरे धीरे कार्बन में परिवर्तित होकर के और खत्म हो जाता है, और वह प्रकाश का उत्सर्जन करता ही नहीं है, जैसे कि हम लोग ब्लैक डॉर्फ करते हैं। अब बढ़ते हैं नीचे की तरफ। दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर, जिन्हें चंद्रशेखर सीमा के लिए सन 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एस चंद्रशेखर को 1983 में चंद्रशेखर सीमा के को बताने के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चंद्रशेखर सीमा के बारे में तो बिल्कुल प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको मैं बता दे रहा हूं वो क्या होता है। इन्होंने बताया था 1.44 सोलर मास, यानी हमारे अपने सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना ही चंद्रशेखर सीमा है। अब इसका महत्व क्या है, हमारे आगे के लाइनों में आपको मैं समझाता हूं। चंद्रशेखर जी ने बताया था कि जिन तारों का द्रव्यमान हमारे अपने तारे यानी सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से ज्यादा है, उनका अंत सुपरनोवा विस्फोट के साथ होता है। ठीक, अब देखिए, अब अगर उस तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से ज्यादा है तो वह ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर 3 गुना से कम है तो वह न्यूट्रॉन स्टार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल क्या होते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार ये एक ऐसे पिंड है जो कि रेडियो तरंग छोड़ते हैं और इन्हें पुल्सर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुल्सर शब्द में लिख रहा हूं, ये इसकी हिंदी भी है पुल्सर। तो केवल इससे इतना ही प्रश्न आते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार का दूसरा नाम क्या है, आप पुल्सर स्टार कह सकते हैं। अब बात आती है ब्लैक होल की। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से आपके एग्जाम में आए हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आते रहेंगे। देखते हैं इसके बारे में। दर्शकों, हमने आपको बताया था हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, हीलियम मिलकर कार्बन बनाते हैं, अंत में सभी कार्बन लोहे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और एक ऐसा सघन पिंड बनाते हैं जिससे कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो पाता है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, माफ कीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि इससे प्रकाश का भी पलायन नहीं हो सकता है। ये ब्लैक होल के बारे में है। कई सारी थ्योरियां इसके ऊपर आई, लेकिन यहां पर वो चर्चा का विषय नहीं है, तो आप केवल इसके बारे में इतना ही समझिए। अच्छा दोस्तों, अब कुछ पॉइंट पे बात करते हैं, ऐसे पॉइंट जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन बिंदुओं को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। देखते हैं क्या क्या है। पहला, सर्वाधिक पहला है सर्वाधिक चमकीला तारा। सर्वाधिक चमकीला तारा है आपका डॉग स्टार।
या इसको बोलते हैं सीरियस। दूसरा पॉइंट, हमारे सौर मंडल का सबसे नजदीक का तारा। तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये करीब 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। यहां पे दूर लिख दे रहा हूं। तीसरा पॉइंट, किस तारे को पल्सर कहते हैं? न्यूट्रॉन स्टार यानी न्यूट्रॉन तारा। नेक्स्ट, ब्लैक होल की खोज किसने की? खोज एस चंद्रशेखर ने। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, हम आकाश में खुली आंख से देख सकते हैं बीस 20,000 तारों को। अगला बिंदु मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। आकाश में तारों की कुल संख्या, दस की घात 22। तो दर्शकों, ये रहे वो मुख्य बिंदु जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे के जो भी आपके एग्जाम हो उसमें अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप बेहिचक आपको अपने प्रश्न का जवाब दे देना है और बिल्कुल सही देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने परीक्षा में जरूर सफल होंगे। हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगले दिन हम मिलेंगे अपने सौर मंडल के स्टार यानी सूरज को लेकर के। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, क्या क्या उसकी खासियतें हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों तक ये हमारी वीडियो भी पहुंचाइए। हमें आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा और देखना ना भूलिएगा हमारे अगले टॉपिक को। धन्यवाद।